नमस्कार बच्चों, प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम विद्यालय प्रसारण और मैं हूं आपके साथ भारती शर्मा। आज हमारे कक्षा 8 के प्यारे प्यारे बच्चे सुनेंगे गणित विषय का पाठ 1 परिमेय संख्याएं और जिसे प्रस्तुत करने आएंगे विश्वेंद्र प्रताप ब्रह्मभट्ट। तो चलिए बच्चों, सुनते हैं कक्षा 8 विषय गणित का पाठ 1 परिमेय संख्याएं। प्यारे बच्चों नमस्कार। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 8 गणित विषय अध्याय 1 परिमेय संख्याएं का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आप संख्याओं के बारे में जानते हैं। हाँ, वही संख्याएं जिनसे आप वस्तुओं को गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और जहाँ तक आप जानते हैं, इन सभी संख्याओं को जो 1 से शुरू होती है, इन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। और यदि प्राकृत संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो इन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। बच्चों, आप घर पर पढ़ाई के साथ साथ खेल भी खेलते ही होंगे और सांप सीढ़ी का खेल उसे तो कौन नहीं खेलना चाहता होगा। सांप सीढ़ी के खेल में जब हम पासा फेंकते हैं तो पासे पर जितनी संख्या आती है उतनी संख्या बढ़ा के हम गोटी को चलाते हैं। इसी प्रकार किसी संख्या पर सीढ़ी होती है तो हम उतने ही ऊपर चले जाते हैं, अर्थात हमारी संख्या में वृद्धि हुई, जिसे हम धनात्मक चिन्ह से दर्शाते हैं। इसी प्रकार इस खेल में जब किसी संख्या पर सांप का मुंह होता है तो हम जहाँ तक सांप की पूंछ रहती है उतनी संख्या नीचे चले जाते हैं। इस प्रकार हुई संख्या में कमी को हम ऋणात्मक चिन्ह से दर्शाते हैं। ऋणात्मक चिन्ह से दर्शाई गई संख्याओं को ऋणात्मक अथवा ऋण संख्याएं कहते हैं। अतः पूर्ण संख्याएं जो कि 0 से लेकर अनंत तक होती है, उनमें हम ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लें तो ऐसी संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। अब हम परिमेय संख्याओं के बारे में जानते हैं। बच्चों, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ P व Q दोनों पूर्णांक है तथा Q का मान 0 नहीं होता है। जैसे 2/3 ऋणात्मक 1/5 1/2 ये सभी परिमेय संख्याएं होंगी। 0, 1, 2 ऋणात्मक 3 ये सभी संख्याएं भी P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। जैसे 0 को 0/1, 2 को 2/1 लिखा जा सकता है। अतः ये भी परिमेय संख्याएं होती है। तो बच्चों, आज हम इन्हीं परिमेय संख्याओं व इनके गुणधर्मों के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम हम समृद्ध गुण के बारे में चर्चा करते हैं। समृद्ध शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम एवं वृत्ति। सम का मतलब होता है समान तथा वृत्ति का मतलब प्रकृति अर्थात समान प्रकृति। अतः समृद्ध गुण से तात्पर्य ये है कि किन्हीं 2 संख्याओं को जोड़ा या घटाया जाए तब भी हमें उसी संख्या समूह की कोई संख्या प्राप्त होती है। अब हम पूर्ण संख्याओं की विभिन्न संक्रियाओं हेतु समृद्ध गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ा जाए तो हमें पुनः एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। जैसे 5 में 1 को जोड़ें तो 6 प्राप्त होता है। यहाँ 5, 1 व 6 तीनों पूर्ण संख्याएं हैं। इसी प्रकार 2 पूर्ण संख्याओं का गुणा किया जाए तो भी एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। जैसे 4 और 2 को गुणा करने पर 8 प्राप्त होता है। यहाँ 4, 2 व 8
तीनों पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन यदि दो पूर्ण संख्याओं का व्यवकलन किया जाए तो हमें एक पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती। इसी प्रकार दो पूर्ण संख्याओं का भाग करने पर भी हमें पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती। अतः हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं योग व गुणन के लिए समृद्ध है तथा भाग व व्यवकलन के लिए समृद्ध नहीं है। बच्चों, अब हम पूर्णांक में समृद्ध गुण को समझते हैं। दो पूर्णांकों का योग करने पर एक पूर्णांक प्राप्त होता है। इसी प्रकार दो पूर्णांकों का व्यवकलन करने पर भी हमें पूर्णांक प्राप्त होता है। और यदि हम दो पूर्णांकों का गुणन करें तो उत्तर एक पूर्णांक ही होगा। इससे स्पष्ट होता है कि दो पूर्णांकों के योग, व्यवकलन व गुणन में समृद्ध गुणधर्म का पालन होता है, लेकिन पूर्णांकों के भाग में समृद्ध गुणधर्म का पालन नहीं होता है, क्योंकि दो पूर्णांकों का भाग करने पर सदैव एक पूर्णांक प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार दो परिमेय संख्याओं में समृद्ध गुणधर्म के बारे में पढ़ें तो पता चलता है कि दो परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होती है। इसलिए परिमेय संख्याओं के योग में समृद्ध गुणधर्म का पालन होता है। परिमेय संख्याओं का गुणन भी समृद्ध गुणधर्म का पालन करता है, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं को गुणा करने पर एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। परिमेय संख्याएं भाग के लिए भी समृद्ध नहीं होती है, किंतु परिमेय संख्या में अगर शून्य को शामिल नहीं करें तो ये भाग के लिए भी समृद्ध होती है तथा परिमेय संख्याएं व्यवकलन के लिए भी समृद्ध होती है। अब हम क्रम विनिमय गुण के बारे में अध्ययन करते हैं। क्रम विनिमय अर्थात क्रम का आदान प्रदान। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि अगर हम दो संख्याओं का योग या गुणा करते समय उनके क्रम को परिवर्तित कर दें या पलट दें, तब भी प्राप्त होने वाली संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमें समान संख्या ही प्राप्त होती है। सर्वप्रथम पूर्ण संख्याओं के लिए क्रम विनिमयता गुणधर्म को पढ़ते हैं। पूर्ण संख्याएं योग के लिए क्रम विनिमय होती है, क्योंकि दो पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने पर उत्तर सदैव समान प्राप्त होता है। जैसे यदि एक में दो जोड़ने पर 3 उत्तर प्राप्त हुआ और क्रम बदलकर 2 में 1 जोड़ने पर भी 3 ही उत्तर प्राप्त हुआ। इसी प्रकार पूर्ण संख्याओं का गुणन भी क्रम विनिमय होता है, क्योंकि दो पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में गुणा करने पर उत्तर समान ही प्राप्त होता है। जैसे 5 व 2 को गुणा करने पर उत्तर 10 प्राप्त होता है, एवं क्रम बदलकर 2 व 5 को गुणा करें तब भी उत्तर 10 ही प्राप्त होता है। लेकिन पूर्ण संख्याओं का व्यवकलन व भाग क्रम विनिमय नहीं होता है। अब हम पूर्णांकों में क्रम विनिमय गुणधर्म के बारे में बात करते हैं। यदि ऋणात्मक 3 व 5 को जोड़ा जाए तो 2 उत्तर प्राप्त होता है, व यदि दोनों का क्रम बदलकर 5 व ऋणात्मक 3 को जोड़ा जाए तब भी उत्तर 2 ही प्राप्त होंगे। अतः हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों के योग में क्रम विनिमयता के गुण का पालन होता है, अर्थात दो पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ने पर उत्तर सदैव समान ही प्राप्त होता है। पूर्णांकों के गुणन में भी क्रम विनिमयता के गुण का पालन होता है, लेकिन पूर्णांकों के व्यवकलन व भाग में क्रम विनिमयता के गुण का पालन नहीं होता है। अब परिमेय संख्याओं के क्रम विनिमय गुणधर्म पर बात करते हैं। परिमेय संख्याएं योग व गुणन के लिए क्रम विनिमयता के गुण का पालन करती है, अर्थात दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने पर
उत्तर सदैव समान ही प्राप्त होगा। इसे योग में क्रम विनिमयता कहते हैं। इसी प्रकार दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में गुणा करने पर भी उत्तर सदैव समान प्राप्त होगा, किंतु परिमेय संख्याओं का व्यवकलन व भाग क्रम विनिमय नहीं होता है। अब हम साहचर्य गुण के बारे में अध्ययन करते हैं। साहचर्य का अर्थ है साथ रहना या समूह में रहना। साहचर्यता गुणधर्म के लिए 3 संख्याओं की आवश्यकता होती है। इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। हमारे पास 3 पूर्ण संख्या है, 3, 2 व 7। अब हम इन संख्याओं को 2 तरीके से योग करते हैं। प्रथम तरीके से हम 3 व 2 का योग करते हुए एक समूह बनाते हैं, जिसे कोष्ठक में लिख देते हैं। कोष्ठक के बाहर 7 का योग करते हैं। दोनों संख्याओं का कोष्ठक में हल करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप योगफल 5 प्राप्त होता है। इस 5 को कोष्ठक के बाहर स्थित 7 से योग करते हैं, जिसके फलस्वरूप 12 प्राप्त होते हैं। दूसरे तरीके में हम 2 व 7 का योग करते हुए एक समूह बनाते हैं व इन्हें कोष्ठक में लिख देते हैं। साथ ही 3 को कोष्ठक से पूर्व लिखकर उसका योग करते हैं। अब सर्वप्रथम कोष्ठक में स्थित संख्या को हल करते हैं, जिससे 9 प्राप्त होता है। इसके उपरांत 9 को 3 से योग करते हैं, जिससे हमें योगफल 12 प्राप्त होता है। अतः हमें दोनों ही तरीकों से हल करने पर योगफल समान प्राप्त होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं का योग करते वक्त अलग अलग समूहीकरण करने पर भी समान परिणाम प्राप्त होता है, अर्थात पूर्ण संख्याओं का योग साहचर्य होता है। इसी प्रकार पूर्ण संख्याओं में गुणन के लिए भी साहचर्यता के गुणधर्म का पालन होता है तथा व्यवकलन व भाग के लिए साहचर्य गुण का पालन नहीं होता है। इसी प्रकार पूर्णांकों में भी योग व गुणन साहचर्य होते हैं, लेकिन व्यवकलन व भाग के लिए पूर्णांक संख्याओं में साहचर्यता का पालन नहीं होता है। अगर परिमेय संख्याओं की बात करें तो परिमेय संख्याएं योग व गुणन के लिए साहचर्य होती है, लेकिन व्यवकलन व भाग के लिए साहचर्य नहीं होती है। अब हम योज्य तत्समक के बारे में पढ़ते हैं। योज्य का अर्थ होता है जोड़ तथा तत्समक 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् व समक। तत् का अर्थ होता है उसके, व समक का मतलब समान, अर्थात उसी के समान। योज्य तत्समक वह संख्या है जिसको किसी भी संख्या में जोड़ने पर हमें वही संख्या प्राप्त हो अथवा उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो। जब हम किसी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ते हैं तो हमें वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। जैसे हम 5 में अगर शून्य को जोड़ते हैं तो हमें 5 ही प्राप्त होता है, जो कि एक पूर्ण संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं के लिए शून्य एक योज्य तत्समक है। इसी तरह पूर्णांकों के लिए भी शून्य योज्य तत्समक होता है। जैसे ऋणात्मक पूर्णांक संख्या 7 में शून्य जोड़ने पर हमें ऋणात्मक 7 ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार धनात्मक पूर्णांक संख्या 8 में शून्य जोड़ने पर हमें 8 ही प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि शून्य पूर्णांकों के लिए भी एक योज्य तत्समक है। अब बच्चों, आपके मन में ये जिज्ञासा हो रही होगी कि क्या शून्य परिमेय संख्याओं के लिए भी योज्य तत्समक है? आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए यह उदाहरण लेते हैं। परिमेय संख्या 3/4 में शून्य जोड़ने पर हमें 3/4 ही प्राप्त
होता है। अतः हम कह सकते हैं कि शून्य परिमेय संख्याओं के लिए भी एक योज्य तत्समक है। इसी प्रकार जब हम किसी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो संख्या 1 गुणन के लिए तत्समक होती है। अतः संख्या 1 को गुणात्मक तत्समक भी कहते हैं। संख्या 1 परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक होती है। इसी प्रकार पूर्ण संख्या व पूर्णांकों के लिए भी संख्या 1 गुणात्मक तत्समक है। अब हम संख्याओं के ऋणात्मक के बारे में बात करते हैं। किसी संख्या का ऋणात्मक वह संख्या होती है जिसे उस संख्या में जोड़ने पर शून्य प्राप्त होता हो। जैसे 5 में ऋणात्मक 5 को जोड़ने पर शून्य प्राप्त होता है। ऋणात्मक को योज्य प्रतिलोम भी कहते हैं। सभी परिमेय संख्याओं का योज्य प्रतिलोम होता है। बच्चों, जैसे योज्य प्रतिलोम होता है वैसे ही गुणात्मक प्रतिलोम भी होता है। गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसे किसी संख्या से गुणा करने पर हमें 1 प्राप्त होता है। सभी परिमेय संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम होता है। गुणात्मक प्रतिलोम का अन्य नाम व्युत्क्रम भी होता है। जैसे 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/2 होगा, क्योंकि 2/3 व 3/2 को गुणा करने पर 1 प्राप्त होता है। परिमेय संख्याओं पर गुणन की योग पर वितरकता का नियम लागू होता है। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। 3 परिमेय संख्याएं a, b व c लेते हैं। अब इन्हें a गुणा कोष्ठक में b + c के रूप में लिखकर हल करते हैं। अब जो मान प्राप्त होगा वह a गुणा b प्लस a गुणा c के बराबर होगा। इसे ही गुणन की योग पर वितरकता कहते हैं। बच्चों, संख्या रेखा के बारे में आप सभी जानते हैं। यदि हम संख्याओं को एक रेखा पर प्रदर्शित करें तो इसे हम संख्या रेखा कहेंगे। हम पूर्ण संख्याओं, पूर्णांकों तथा परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के मध्य अनेक परिमेय संख्याएं होती है। धन्यवाद। अभी कक्षा 8 के बच्चों ने गणित विषय का पाठ 1 परिमेय संख्याएं सुना, जिसे प्रस्तुत किया था विश्वेंद्र प्रताप ब्रह्मभट्ट ने। तो आज के विद्यालय प्रसारण में बच्चों बस इतना ही। भारती शर्मा को दीजिए जाने की इजाजत। अगली बार फिर मुलाकात होगी नए विषयों के साथ और नए अध्यापक